हाँ, बराबर। हाँ, ठीक है। ठीक है, मतलब एक थर्ड पार्टी थी जिससे वो बोला था कि भैया नॉर्मल प्राइस के नीचे बेचने का नहीं है। ठीक है, अगर बेचोगे तो मैं तुमको कुछ चार्ज करूंगा। ठीक है, उसने बेचा, लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, इसने सू किया कि भैया तूने एक लिस्टेड प्राइस के नीचे बेचा। लिस्टेड प्राइस क्या होता है? एक ऐसा एवरेज प्राइस जिसके नीचे आपको नहीं बेचना है। ठीक है, सो लिस्टेड प्राइस के नीचे उसने बेचा तो इसने सू करने की कोशिश किया उसको। बट सिंस ही वॉज नॉट द एक्चुअल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो उसको सू ही नहीं कर सकता था। ठीक है, सो ओवरऑल जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो वॉइड हो गया उसका, और वो उसके ऊपर सू नहीं कर पाया। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन अपन देख चुके हैं। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन क्या होता है, फर्क? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा नहीं है। स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, लेकिन कंसिडरेशन उसके ऊपर बर्डन नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, अच्छा देखो, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नीड नॉट नेसेसरीली बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोमिसी। जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन प्रोमिसी को ही देना पड़े। ये अपन ने देखे थे ऊपर वाले एग्जांपल में, याद आ रहा है? कंसिडरेशन शिफ्ट कर रही थी विल वाले केस में, विल वाले केस में शिफ्ट करी थी एज डॉटर के ऊपर। ठीक है, फिर इट मे फ्लो फ्रॉम अ थर्ड पार्टी ऑल्सो। ठीक है, सच अ पर्सन इज अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसने सिर्फ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन बोला है, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, लेकिन ये कंसिडरेशन का हिस्सा नहीं थी। ठीक है, सो कंसिडरेशन इसके ऊपर मूव कर सकती है। हाँ, यस, 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 यू कैन बी एनी वन। यस, अच्छा, इसके एक्सेप्शंस देखते हैं, बहुत सिंपल से। एक्सेप्शंस में अपन क्या पढ़ रहे हैं? ऐसी पार्टीज जो भले ही बाहर की हैं, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो सू कर सकती है। ऐसी पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है लेकिन वो सू कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पहला वाला, बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है पता है क्या? ट्रस्ट नाम सुना होगा। वो वाला ट्रस्ट नहीं रे। हाँ, ट्रस्टीज। व्हाट आर ट्रस्टीज? ट्रस्ट क्या होता है? एक 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 ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, मंदिरों के ट्रस्ट सुने होंगे तुमने नॉर्मली। ठीक है, जितने भी मंदिर होते हैं उनका एक ट्रस्ट होता है। जितने भी दान पेटी में से जितना पैसा निकलता, जितना लोग दे के जाते हैं डोनेशन, जो जो भी चीजें होती है वो एक ट्रस्ट में जमा होती है। सो ट्रस्ट बेसिकली करता क्या है कि मंदिर के बेनिफिट के लिए वो पैसे को इस्तेमाल करता है। अपना टिकड़ी मंदिर रेनोवेशन चल रहा है उसका, 2-3 साल हो गए ऑलमोस्ट रेनोवेशन चलते हुए। ठीक है, उसका जो भी पैसा लग रहा है वो ट्रस्ट से आ रहा है। वो टेकड़ी मंदिर का ट्रस्ट है, पर्सनल ट्रस्ट है उसका। ठीक है, लोग जितना भी डोनेशन देते हैं, जितने भी दान पेटी का पैसा आता है, वो रोज काउंट होता है और वो ट्रस्ट के पैसे में जाता है, ट्रस्ट के खाते में जाता है, उसकी रोज अकाउंटिंग होती है। ठीक है, और वो अकाउंटिंग होने के बाद में वो ट्रस्ट का डिसाइड किया जाता है बाय द ट्रस्टीज कि भैया अब इसमें हम लोग कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, अब हम लोग और क्या सेवा दे सकते हैं भक्तों को। ठीक है, मतलब जो भी आ रहा है मंदिर में दर्शन के लिए, उनको हम और किस तरीके से बेटर सुविधाएं दे सकते हैं। राइट, पहले क्या होता था, पहले लाइनें लगती थी वहां पे, अब वो लाइनों का सिस्टम ही उनने हटा दिया। उनने 4 गेट्स बना दिए उसके। ठीक है, जो पहले नहीं थे, पहले सिर्फ एक सिंगल गेट था, वहां से आपको जाना पड़ता था। अब उनने 4 गेट बनाए, तो लाइनों का सिस्टम खत्म कर दिए। एक फ्लोर लेवल ऊपर भी बना दिए इनने, जो स्ट्रक्चर खराब हो रहा था उसको भी उनने रीपेंट करके और रिफर्बिश कर दिया। ठीक है, सो ये सब जो डिसीजन ये लोग ले रहे हैं ना, ये लोग ट्रस्टीज की मदद से ले रहे हैं। ट्रस्ट भले एक चीज होगी, लेकिन डिसीजन तो ट्रस्टीज ही लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बेनिफिशियरीज कौन हुए? हु आर द बेनिफिशियरीज टू द ट्रस्ट? ट्रस्टीज वो बंदे हो गए जो नॉर्मली, अगर कंपनी के एंगल से देखूं तो जो डायरेक्टर है, जो कंपनी का डायरेक्टर रहता है, ट्रस्टीज ऑलमोस्ट उस लेवल पे रहते हैं। मैं मैच नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुमको एक आइडिया दे रहा हूं कि ट्रस्टीज कौन होते हैं। ठीक है, वो ये चलाने वाले लोग होते हैं जिनके डिसीजन पे सब कुछ बेस्ड होता है। ठीक है, सो बेनिफिशियरी कौन होगा इस केस में? यस, जो भी बंदे को उस चीज का एडवांटेज मिल रहा है, जो भी बंदे को उस चीज का एडवांटेज मिल रहा है उसको अपन बेनिफिशियरी बोल सकते हैं। ठीक है, सो जो भी बंदा मंदिर में दर्शन करने आ रहा है, अगर उसको ऐसा लगता है कि भैया कोई चीज ऐसी हो रही है जो और इंप्रूव हो सकती है,
या कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको इन्फॉर्म कर सकता है, या वो उसके ऊपर केस भी कर सकता है, ठीक है, बिकॉज ही इज यूजिंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट, कर सकता है, ठीक है। सुनो, अच्छा, ये तो हो गया मंदिरों वाला ट्रस्ट। आप लोग भी ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। बच्चा अभी बिलो 18 है, ठीक है, उसको आप पार्टनरशिप में एंटर करोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप उसको कंपनी का डायरेक्टर बनाओगे तो भी नहीं बन सकता। सो उसके लिए अब क्या किया जाए, आपको उसके लिए पैसा इकट्ठा करके रखना है आगे के लिए, जबकि जब वो बड़ा हो, जब वो 18 ईयर्स का हो, जब वो मेजर हो, तो उसके पास कुछ एक कॉर्पस रहे खुद का कुछ करने के लिए, ठीक है। सो यू कैन फॉर्म अ ट्रस्ट, तुम लोग वो ट्रस्ट बना सकते हो और उसमें मेंशन कर सकते हो कि भैया जैसे ही 18 साल का हो जाएगा ये पूरा ट्रस्ट का पैसा ही कैन यूटिलाइज, तो वो भी एक बेनिफिशियरी हुआ। ट्रस्ट सिर्फ पैसा जमा कर रही, यस, इट कैन डू एनीथिंग। देर इज नो स्पेसिफिक, यस यस, देर इज नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रस्ट। ट्रस्ट को जरूरी नहीं है कि भैया यही करना है या मंदिरों का ही काम करना है। ट्रस्ट कैन बी फॉर्म फॉर एनी पर्पस, कोई भी पर्पस के लिए फॉर्म हो सकती है, ठीक है। इलीगल नहीं होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो इंप्लाइड है कि आप अगर कोई चीज लॉ के दायरे में कर रहे हो, उससे अगर आप बाहर जाओगे तो वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो आप अपने बेटे के लिए ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हो ताकि फ्यूचर में 18 के ऊपर आके उसको सारा पैसा मिल जाए। क्या चाइल्ड लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है बॉस? चाइल्ड लाइफ इंश्योरेंस इज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट, यू आर गोइंग इनटू इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। चाइल्ड लाइफ इंश्योरेंस इज लाइक कि भैया बच्चा अगर मरता है या मैं अगर मरता हूं तो उसके बाद वो काम आता है, ठीक है। बाद में डिस्कस करते, तेरा पॉइंट याद रखना, मेरे को बताना, ठीक है। देखो, अ ट्रस्ट इज ऑलवेज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सम पर्सन, ठीक है, कॉल्ड द बेनिफिशरीज। द बेनिफिशरीज कैन फाइल अ सूट टू एनफोर्स हिज राइट इवन इफ इट ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मुंह मत देखो मेरा, गोला मारते चलो, ठीक है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, ए ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू हिज नेबर इन ट्रस्ट इन फेवर ऑफ हिज सन, ठीक है। इन दिस केस इफ आफ्टर एज डेथ द नेबर रिफ्यूजेस टू गिव द बेनिफिट ऑफ द ट्रस्ट टू द सन कैन फाइल द सूट अगेंस्ट द नेबर। प्रॉब्लम समझ में आई क्या? इसमें कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हो रहा है? नेबर और ए के बीच में हो रहा है, ठीक है। ए क्या बोलता है कि भैया मैं अपने नेबर के नाम पे एक ट्रस्ट बना दे रहा हूं जो मेरा सारा बेनिफिट मेरे बेटे को देगा, ठीक है। आगे चल के, अच्छा इस सिनेरियो में हो क्या रहा है, इस सिनेरियो में ए और नेबर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सन जो है वो थर्ड पार्टी है, सन इज अ थर्ड पार्टी, वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ए और नेबर है, ठीक। आगे चल के बेनिफिशियरी सन होने वाला है, ठीक है। सो इनने इसलिए इसको एक्सेप्शन में डाल के रखा है कि आगे चल के अगर नेबर मना करता है पैसे देने से तो जो बेटा है ही इज अ बेनिफिशियरी टू द ट्रस्ट, ठीक है। सो वो भी उसके ऊपर सू कर सकता है, और दिस इज लॉजिकल अगर देखोगे तो। नाइंसाफी नहीं हो जाएंगी ए के साथ में, ए के बेटे के साथ में, अगर सामने वाले ने पैसे देने से मना कर दिया तो। अगर वो बोलता है कि भैया मैं पैसे नहीं दे रहा और ये थर्ड पार्टी हो गया और थर्ड पार्टी सू नहीं कर सकता, तो बेटा कहीं सू नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली पूरा पैसा चला गया बेटे का, ठीक है। सो ये बेटे के साथ गलत चीज हो गई, इमोरल थिंग हो गई। सो इसलिए उन लोगों ने ट्रस्ट को एक्सेप्शन में डाला है कि भैया जो बंदे को बेनिफिट मिलने वाला है वो ट्रस्ट का, अगर वो पार्टी नहीं है, वो बेनिफिशियरी भी है, तो भी वो थर्ड पार्टी के तौर पे भी सू कर सकता है ट्रस्ट को, ठीक है। सो हुआ क्या, द सन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द नेबर ऑल्दो इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए ये एक्सेप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। पानी पी, पानी पी, पानी पी, पता है सुबह से जग रहा है, ठीक है। देखो, फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट में क्या होता है नॉर्मली? घर के झगड़े, क्या जमीनों के होते हैं नॉर्मली, बंटवारा, ठीक है, बंटवारा, जमीन के झगड़े, घर के झगड़े। उसके बाद में क्या होता? सेटलमेंट। जो भी झगड़े होते तो क्या होता अल्टीमेटली, हाँ भैया तू अपना बांट ले, मैं अपना बांट लेता। अब वो बांटने में इश्यूज आते हैं क्योंकि इतने सारे एक ट्री के जैसे ब्रांचेस निकलते आते हैं, बेटे का बेटा, बेटे का पोता, दादा का पोता, जो भी है, ऐसे ऐसे रूट्स निकलती आती हर एक की, ठीक है। सो उसको भी एक्सेप्शन में डाला है कि भैया अगर वो थर्ड पार्टी है, अब अच्छा मेरे को बताओ सेटलमेंट में क्या होगा, ये जमीन मेरे और मेरे पापा के नाम पे, ठीक, मेरे बेटे का तो कुछ है नहीं अभी, या बेटे के नाम पे तो नहीं है, मेरे मरने के बाद जाएगी वो बात अलग है,
ठीक है, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे बेटे का, ठीक है। अब कल के रोज चल के मेरे और मेरे पापा के बीच में थोड़े से क्लैशेस आते हैं और वो मेरे को वो प्रॉपर्टी से अलग कर देते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि हम दोनों 50-50 बांट लें। तो मैं ये सेटलमेंट को मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को मिले या ना मिले, जो भी वॉटर द केस में भी। इस केस में मेरा बेटा इज द थर्ड पार्टी, ठीक है, लेकिन उसका एक राइट है प्रॉपर्टी के ऊपर में। ही इज माई सन, ही हैज अ राइट ऑन माई प्रॉपर्टी। जैसे मेरा हक है मेरे फादर की प्रॉपर्टीज में, जब तक कि वो मुझे बेदखल ना कर दे। एक पब्लिक नोटिस इशू होता है और एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर होता है जिससे आप अपनी जायदाद से सामने वाले को बेदखल कर सकते हो, भले ही वो आपका बेटा क्यों ना हो। यस, बेदखल मीन्स निकाल देना, मेरे को लगा तुमको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं झगड़ा हुआ बट ही हैज नॉट रिमूव्ड मी फ्रॉम माई प्रॉपर्टीज, ठीक है, उन्होंने मेरा हिस्सा देके अलग किया, ठीक है। अगर वो मेरे को पूरा ही अलग कर देते तो बात अलग थी, बट इस पूरे सिनेरियो में मेरा बेटा कहीं पे बीच में नहीं आ रहा, ठीक है। ही इज अ थर्ड पर्सन, बट फिर भी वो सू कर सकता है बिकॉज ही हैज अ राइट ऑन माई प्रॉपर्टी, ऑन माई प्रॉपर्टी। यस, बापू भाई, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे और किसको सू करेगा। हाँ, अब नहीं हटाया नहीं, मार्क माई वर्ड्स, आई हैव नेवर सेड कि हटाया, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि प्रॉपर्टीज का हिस्सा देके अलग हो गए। हिस्सा दिया मतलब मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मिल चुकी है, ठीक है। अच्छा सुनो, टेक्स्ट सुनो, टेक्स्ट सुनो। बे यार पूरी कहानी हो जाती है फिर ये पूछता है कि पहला क्वेश्चन सुनो। देखो बताता हूं, देखो, when family disputes are settled by mutual agreement and the terms of the settlement are written down in a document, it is called as a family settlement। जो मेरे और मेरे पापा का बंटवारा हुआ ना, जो मेरे और मेरे पापा का बंटवारा हुआ, दैट इज अ म्यूचुअल अग्रीमेंट। मेरे पापा ने बोला दो प्रॉपर्टी तू रख ले, बची हुई मेरी है मैं रखूंगा, मैं सिर्फ दो प्रॉपर्टी तेको दे रहा हूं। दिस इज अ म्यूचुअल अग्रीमेंट। मैंने अग्री किया, मैंने साइन किया, पापा ने भी अग्री किया, उनने साइन किया, ठीक है। द टर्म्स आर रिटन डाउन इन अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड एज अ फैमिली सेटलमेंट। एक डॉक्यूमेंट बनता है प्रॉपर, मैंने बताया था कोर्ट प्रोसीडिंग होती है उसकी, ठीक है। अच्छा, सच अग्रीमेंट्स कैन बी एनफोर्स बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु आर नॉट ओरिजिनली पार्टीज टू द सेटलमेंट। हु वॉज नॉट द ओरिजिनल पार्टी टू दिस सेटलमेंट? मेरा बेटा, मेरी बेटी, या और कोई भी, मेरी वाइफ, वॉट एवर द केस में भी, वो मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लीगल राइट है मेरे प्रॉपर्टीज के ऊपर, उनका एक लीगल हक बनता है हर बच्चे का। तुम भी अपने पापा के ऊपर केस कर सकते हो अगर तुमको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है तो। हाँ, ठीक है, हाँ ले सकते हो, पापा दादू पे केस कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। यस यस, लीगल है, तुम लीगल डिसेंडेंट हो ना तुम, यू कैन। लेट मी कंप्लीट द एग्जाम्पल, सब क्लियर हो जाएगा। सुनो, two brothers on partition of a joint property agreed to invest in equal shares a certain sum of money for the maintenance of their mother, ठीक है। मम्मी की देखभाल करने के लिए उन्होंने जो भी लीगल पार्टीशन हुआ था उससे जो भी पैसा उनने इन्वेस्ट किया, ठीक है। सो वो शेयर्स में उनने पैसा इन्वेस्ट किया, और क्यों किया? क्योंकि मम्मी का मेंटेनेंस करना था। मेंटेनेंस मींस देखभाल करना, ठीक है। शादी, मेंटेनेंस वर्ड तुमने डिवोर्स के बाद सुना होगा, क्योंकि डिवोर्स के बाद वाइफ के मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड को पैसे देने पड़ते हैं हर महीने। वी कंसिडर दैट वाइफ नॉन अर्निंग है या हाउस वाइफ है, ठीक है। फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ता है। इट इज कंसिडर्ड इन इंडियन कल्चर कि भैया वाइफ हैज टू सैक्रिफाइस सम थिंग्स। वो सैक्रिफाइस का हिस्सा आपको देना पड़ता है उसको। जितने साल उसने मैरिज में रही, घर संभाला, घर के काम किए, भले ही वर्किंग है क्यों ना हो, ठीक है। नॉर्मली वी अज्यूम कि हिंदू सोसाइटी इतना ओपन अप नहीं हुई है अभी भी, एज ऑफ टुडे ऑल्सो। आज की डेट में भी अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की घर पे रहे और काम करे, ठीक है। सो वॉट एवर द केस में भी अपन इस पे नहीं आएंगे, अपना टॉपिक वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि मदर के मेंटेनेंस के लिए उनने पैसा निकालना शुरू किया। मदर इस केस में थर्ड पार्टी है, ठीक है। हेल्ड शी वॉज एंटाइटल्ड टू रिक्वायर हर सन्स टू मेक द इन्वेस्टमेंट। अगर वो मेंटेनेंस नहीं देते तो, ठीक है। इसने शॉर्ट में बेटा बेटा 8 पेज का केस लॉ है,
8 पेज, ये जितने दिख रहे हैं ना, जितने बड़े, उतना 8 पेज का केस लो है जो तुमको 2 लाइन में समझाया उसने। जी हाँ, सर्च करना गूगल पे, मिलेगा तेरे को, गूगल पे मिलेगा पूरा 8 पेज का, सर्च करना, ठीक है। और पूरा पढ़ के बताना आप मेरे को कल, ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, सी, वंस अ म्यूचुअल अग्रीमेंट डन, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नहीं, मेरे बेटे का हक मेरी प्रॉपर्टीज पे है। दादा ने अगर प्रॉपर बाइफरकेशन नहीं किया है तो हक बनता है, ठीक है। दादा ने अगर पार्टीशन कर दिया है, अब पार्टीशन वाली चीज जो हो चुकी है, इसका मतलब अग्रीमेंट हो गया। लिसन लिसन लिसन, बेटे का हक कब बनता है? जब कोई अग्रीमेंट ना हुआ हो फादर और उसके फादर के बीच में, ठीक है। बेटे का हक तभी बनता है, उसके अलावा उसका हक नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर आपके बीच में, आपके और आपके दादा के बीच में अग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, तो बेटा बोल सकता है कि हाँ भैया ठीक है, इतना हिस्सा बनता है मेरा, ठीक है। अगर अग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, इफ देयर हैज बीन अ म्यूचुअल अग्रीमेंट, तो तुम्हारे पास एक कागज है ना, यू हैव समथिंग कि भैया ये चीज हो चुकी है, खत्म हो गई बात। आप उसको डिस्प्यूट नहीं कर सकते, तुम पैदा ही नहीं हुए थे। पैदा हुए भी थे तो भी तुमसे पूछेंगे क्यों? पापा और दादा के बीच का मैटर है। राइट कब बनता है? जब एक अग्रीमेंट हो चुका हो, ठीक है। तुम अपने प्रोज एंड कॉन्स मत लगाओ उसमें, समझे? तुम अपना अपने हिसाब से मत सोचो कि हाँ मैं अपने दादा की प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा मांगूंगा अब, ठीक है। चलो, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट असाइन होते हैं, असाइन करने का मतलब क्या होता है? किसी को दे देना, ठीक है। अलग हो गया रे कंसाइनमेंट, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल पार्टी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच, ए और बी के बीच में हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट में सी को असाइन कर रहा हूं, तो सी ओरिजिनल पार्टी नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का, फिर भी वो सू करने के लिए अलाउड है, ठीक है। सुनो, वेर अ कॉन्ट्रैक्ट इज असाइंड इन फेवर ऑफ समवन, द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, मिस्टर ए असाइंड हिज इंश्योरेंस पॉलिसी इन फेवर ऑफ हिज सन, ठीक है। द सन कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। LIC पॉलिसी आप किसी और के नाम पे असाइन कर सकते हो, ठीक है। नॉमिनी वर्ड सुना है कहीं? नॉमिनी क्या होता? मरने के बाद, या अगर आप किसी और को देना चाहते हो, ठीक है, तो नॉमिनी मीन्स मरने के बाद वाला होता है, ठीक है। और असाइन मतलब जिंदा रहते हुए आपने अपनी LIC पॉलिसी ट्रांसफर कर दी, ठीक है। ये कल चल के अपने बाप को मार मत देना, बोले बाप का कि LIC पॉलिसी बहुत बड़ी थी 1 करोड़ की। चलो सुनो, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा था इसमें, मेरा कोई हाथ नहीं है। आगे चल के तुम कोई कांड करोगे तो उसमें मेरा हाथ नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। हाँ, रिकॉर्डेड है, प्रूफ है मेरे पास, ठीक है। प्रूफ करो। हाँ, तो LIC का पैसे का डिपेंड करता है कि उसका नॉमिनी कौन है। अगर नॉमिनी वाइफ है तो बेकार गया, ठीक है। प्रूफ करने वाला बात आता है, ठीक है। मर्डर है तो बेटा इंश्योरेंस एजेंसी वाले पागल नहीं बैठे वहां पे, ठीक है। वो लोग केस करेंगे, वो ऐसा नहीं कि हाँ हाँ आपका हो गया कोई बात नहीं मैं पैसे दे देता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। देर आर नो फ्री मील्स इन दिस वर्ल्ड। अरे यार हाउ, चलो चलो, तो बहुत तुम लोग चकल्ला शुरू करते ना फिर बंद नहीं करते। चलो देखो, एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी, वेर अ पर्सन एडमिट्स हिज लाइबिलिटी, देर आफ्टर इफ ही रिफ्यूजेज, सॉरी इफ ही रिफ्यूज्ड, ही विल बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग हिज लाइबिलिटी। बंदे ने पहले अगर एक बार लाइबिलिटी एक्सेप्ट करी थी कि हाँ ये पैसे मेरे को देने हैं, ठीक है, आगे चल के अगर वो उस चीज को रिफ्यूज करता है और बाद में चल के कोई केस होता है उसके ऊपर में, ठीक है, और वो डिनाई करता है इस चीज को, उसके बाद भी उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये पॉइंट कैसे आता है उसमें बता रहा हूं, एग्जांपल सुनो। वेर ए रिसीव्स मनी फ्रॉम बी फॉर पेइंग टू सी, ए ने पैसे लिए थे बी से सी को पेमेंट करने के लिए, ए ने पैसे लिए थे बी से सी को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। ए एडमिट्स सी
द रिसीट ऑफ दैट अमाउंट, ए ने सी को पैसे दिया उतने अमाउंट का जो उसने बी से लिया था, ठीक है, ए ने बी से लिया था, ए ने सी को दे दिया, ठीक है. लेटर ऑन इफ ही रिफ्यूजेज ही विल बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग हिज लाइबिलिटी टू पे द अमाउंट. ये ही किसकी बात कर रहा? सी, ठीक है. लेटर ऑन इफ ही रिफ्यूजेज ही विल बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग हिज लाइबिलिटी टू पे द अमाउंट. आगे चल के लाइबिलिटी डिनाई नहीं कर सकता वो कि मेरा पेमेंट बचा है. सी क्या बोलता कि भैया, सी क्या बोलता, बी ने मेरे को पेमेंट देना था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ए ने पेमेंट दिया, पेमेंट ए ने सी को दिया, ठीक है. ए वॉज नॉट द ओरिजिनल पार्टी, बी और सी का था, ठीक है. ए ने सी को पैसा दिया. अब सी क्या बोलता है कि भैया बी से मेरे को अभी भी लेना बचा है, पैसे तो मेरे को ए ने दिए. थर्ड पार्टी, ए थर्ड पार्टी हो गया, ठीक है. वो लाइबिलिटी डिनाई कर रहा है, सी डिनाई कर रहा है लाइबिलिटी, सी, हाँ ठीक है चलो, बी डिनाई कर रहा है लाइबिलिटी. अगर तुम सी के सिनेरियो से देखो, सी ये डिनाई कर रहा है कि मेरे को पैसे मिले बी से. अब बी से बात करोगे तो बी बोलेगा कि भैया मैंने तो पेमेंट कर दिया, ठीक है. अब ए और, अगर तुम इस तरीके से देखो कि ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए ने पैसे लिए बी से, ठीक है, तो सी थर्ड पार्टी हो गया उस केस में. ए और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो सी थर्ड पार्टी हो गया, ठीक है. अब बी डिनाई कर सकता है लाइबिलिटी, सी की लाइबिलिटी बी डिनाई कर सकता है, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी सू कर सकती है उस केस में. एक्सेप्शन में डाला है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी. यस, सी बी को सू कर सकता है. यस, यस. हम्म, हाँ हाँ, ठीक है. यस, थर्ड पार्टी एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी की बात चल रही है. लाइबिलिटी आपकी एक्नॉलेज है क्या, सामने वाले ने एडमिट किया है क्या? एक बार देखो ये जो लाइन लिखी है ना, ए एडमिट सी, उसने लाइबिलिटी एडमिट किया है सी ने. नहीं, फिर नहीं कर सकते. एडमिशन जरूरी है, एक्नॉलेजमेंट जरूरी है. एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या होता है पता है ना? व्हाट इज एन एक्नॉलेजमेंट? कोई भी चीज का एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? वर्ड का मतलब बता दो, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट? कोई भी चीज का एक प्रूफ या रिसीट कि हाँ भैया ये चीज हो चुकी है. आप लोग बैंक जाते हो, पैसे डिपॉजिट करते हो, आपको एक छोटी सी पर्ची देता है वो, व्हाट इज दैट? वो एक्नॉलेजमेंट है कि आपने पैसे डिपॉजिट किए. एटीएम जाते हो, आप कोई शॉपिंग पे जाते हो, आपको बिल मिलता है, वो बिल क्या है? एक्नॉलेजमेंट है कि भैया आपने प्रूफ है कि हमने खरीदी की है यहां से. आप लोग को जब एक्सचेंज और रिटर्न के टाइम पे लोग मना करते हैं, बिल नहीं होता है, तो बोलते हैं कि सर बिल नहीं है, हम एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे. क्यों? उनको थोड़ी ना पता कि आपने कहां से लिया. दे नीड सम प्रूफ, दैट प्रूफ इज दैट एक्नॉलेजमेंट. वो बिल एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एजेंट्स. इंश्योरेंस एजेंट पता है कौन होता है? घर पे आगे पॉलिसी बेचते, ठीक है. एक्चुअल अग्रीमेंट किसके बीच में हो रहा है? एलआईसी और तुम्हारे बीच में. एलआईसी, ठीक है, एजेंट, एलआईसी का एजेंट है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन पार्टीज है? ठीक है. बट इसमें क्या हो रहा है? प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट. ऑथराइज एजेंट तुम्हारे घर पे आया एलआईसी का, उसने तुम्हारी पॉलिसी बना के दे दी, ठीक है. तुम्हारी जो पॉलिसी है उसमें कहीं भी एजेंट का नाम नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ एलआईसी का नाम रहता. सो पॉलिसी किसने करवाई? तुम्हारी एजेंट ने, लेकिन एजेंट ही थर्ड पार्टी बन गया तुम्हारे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे और एलआईसी के बीच में हुआ है, ठीक है. लेकिन आगे चल के अगर कुछ होता है तो एजेंट को तुम सू कर सकते हो, क्योंकि तुम डायरेक्ट एलआईसी को तो सू नहीं करोगे. तुम्हारी पॉलिसी किसने बना के दी थी? एजेंट ने. यू कैन सू थ्रू हिम, उसके थ्रू तुम सू कर सकते हो, ठीक है. चलो, कवेनेंट्स रनिंग विथ लैंड. कवेनेंट क्या होता है, किसी को आइडिया? व्हाट इज अ कवेनेंट? नहीं पता किसी को? वो वाला कवेनेंट नहीं है, वो शपथ ले ली और वो, अच्छा तुमको वो पता ही नहीं है क्या? चलो बढ़िया, वरना जबरदस्ती कंफ्यूज हो जाते हैं. सुनो, पढ़ रहा हूं. In case of a covenant running with the land, the person who purchases
land with the notice that the owner of the land is bound by certain duties affecting the land. The covenant affecting the land may be enforced by the successors of the seller. Covenant एक जैसे समझ लो लैंड है, कहाँ बनाओ रे, ये लैंड है, ठीक है, ये इस साइड से रोड है, ठीक है, रोड यहाँ पे खत्म होती है, ठीक, ये तुम्हारा है, ये किसी और का है, पॉसिबल है, ठीक है, ये हिस्सा मेरा है और ये हिस्सा बी का है। यहां से समझ लो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पहाड़ है, ठीक है, यहाँ नॉन एक्सेसिबल एरिया है, मतलब यहां से कोई जा नहीं सकता, एक ही रास्ता है प्रॉपर्टी के अंडर में एंटर करने का, ये वाली प्रॉपर्टी में एंटर करने का एक ही रास्ता है भैया, ये वाला, और कोई रास्ता नहीं है, मतलब मेरी एरिया से होके, ठीक है। अब ए क्या बोलता है कि बॉस ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे प्रॉपर्टी से एंटर नहीं करना, लेकिन बी के भी कुछ राइट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। प्रॉपर्टी खरीद ली, अब ऐसी जगह खरीदी है भाई कि वो एक्सेस नहीं मिल रहा प्रॉपर्टी का, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो जो लैंड के साथ साथ होने वाली चीजें रहती है ना, एक्स्ट्रा पार्ट्स, जो आपका राइट होता है, जो आपका हक होता है, उनको कवर्नेंट्स बोलते हैं। ये जो रोड है ना, ये रोड यहाँ खत्म हो रही, अब ए को एक हिस्सा बना के देना पड़ेगा, इतना सा, या जो भी एक लैंड या एक छोटा सा हिस्सा बना के देना पड़ेगा रोड का, ताकि वो उसको एक्सेस कर सके अपने लैंड को, ठीक है, अपने हिस्से तक जा सके वो, ठीक है। तुम्हारे साथ हुआ है? अच्छा, ही इज नॉट गिविंग अवे द लैंड, वो सिर्फ एक हिस्सा निकाल के तुमको एक्सेस करने के लिए दे रहा है, वो लैंड अभी भी ए का ही है, ये हिस्सा ए का ही है, माइंड यू, ये ए ने दिया नहीं है बी को, ए ने सिर्फ एक चीज निकाल के रखी है, रास्ता निकाल के रखा है ताकि तुम अपना लैंड एक्सेस कर सको। इट इज स्टिल एज लैंड, बी का लैंड नहीं है। बी जब बेचेगा अपना लैंड तो वो सिर्फ इतने ही हिस्से को बेच पाएगा, ये हिस्सा नहीं बेच पाएगा, ठीक है, वो अभी भी ए का है, सिर्फ बी का एक राइट है। यस, यस, तो या तो बी का लैंड परचेज कर ले, सिंपल सी बात है, या तो तुम वो प्रॉपर्टी भी परचेज कर लो जो अनएक्सेसिबल है, या अगर नहीं कर सकते तो तुमको एक हिस्सा देना पड़ेगा उसको ले आने के लिए। दैट इज अ रूल, मतलब वो एक तुम्हारे, दैट कम्स अंडर योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कि भैया मैंने अगर कहीं जमीन खरीदी है और किसी और की जमीन बीच में आ रही है, तो मुझ और कोई एक्सेस करने का तरीका ही नहीं है, बाजू से समझ लो नदी बह रही है, कहां से आऊंगा मैं, पुल बनाऊं नदी के ऊपर से, ठीक है। सो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं रहती है, तो इसलिए एक हिस्सा छोटा सा ही भले लेकिन देना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल सुनो, इससे क्लियर हो जाएगा पूरा। देखो, सर्टेन लैंड ओनर्स adjoining a stream agreed with the catchment board to improve the banks of the stream and to maintain them in good condition। स्ट्रीम क्या होता है? नदी, ठीक है। जो कुछ लैंड ओनर्स जो जमीन के आसपास, नदी के आसपास जो रहते हैं, जो जमीनें नदी के एकदम लगी हुई रहती है, वो उनको कैचमेंट बोर्ड रहता है जो नदी के बैंक्स को, रुको साले, एक तो यहाँ जगह नहीं, हाँ ये देखो, हाँ क्या, छोड़ जाने दे, ये नदी है, रोड मत समझ लेना, ये नदी है, रोड मत समझ लेना, ठीक है, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, ठीक है, सुनो। पत्थर बना देता हूं, नदी के अंदर नहीं हो सकते? क्यों नहीं दिख सकते? क्यों नहीं दिख सकते? पानी बहुत साफ है हमारा, पानी हमारा बहुत साफ है। आइडिया अच्छा है, ट्राई करते चलो। ये निखिल है, ठीक है, चलो हो गया, तो आ जाओ। तू मेरे को ड्राइंग बना के देना, मैं कॉपी कर लूंगा। अच्छा सुनो, ये कैचमेंट बोर्ड क्या है? ये जो लैंड है ना, ये एडजॉइनिंग द रिवर, सो ये जो कैचमेंट बोर्ड है ये क्या करता है कि जो ये वाला जो हिस्सा है पर्टिकुलरली, ये हिस्से को इम्प्रूव करता है, वहां पे थोड़े से स्ट्रक्चर्स बनाता है, ताकि कई बार ऐसा होता है ना कि रिवर का फ्लो ज्यादा होता है तो पूरे वहां अंदर चले आते हैं, ठीक है, डैम नहीं रहे,
डैम का मतलब क्या होता है, पता भी है क्या? क्या होता है डैम का मतलब? हाँ, तो ये रिवर के बीच में बना रहा क्या मैं? ठीक है, सुनो। इसको इंप्रूव करने के लिए एक कैचमेंट बोर्ड बना था। नॉर्मली क्या होता है कि ये रिवर का बैंक्स जब भी पानी तेज होता है तो बह जाते हैं, बिल्डिंगें ढह जाती है, तुम लोगों ने देखा होगा मूवीज में। ठीक है, कैचमेंट बोर्ड था, उन लोगों ने साथ में पैसा पूल करते थे और वो स्ट्रीम को गुड कंडीशन में मेंटेन करने के लिए पैसा लेते थे। ठीक है, अच्छा। द लैंड ओनर्स ऑन देयर पार्ट पेड द प्रपोर्शनेट कॉस्ट टू द बोर्ड। हर महीने या हर साल का कुछ मेंटेनेंस भरते होंगे वो लोग। ठीक है, सब्सिक्वेंटली वन ऑफ द लैंड ओनर्स सोल्ड हिज लैंड टू ए। एक लैंड ओनर ने अपना लैंड ए को बेच दिया, एंड हु इन टर्न सोल्ड इट टू बी। लैंड ओनर ने ए को लैंड बेचा, ए ने बी को लैंड बेचा। ठीक है, अब ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द बोर्ड, बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम बर्स्ट एंड द लैंड वॉज फ्लडेड। ठीक है, लैंड में पानी भर गया, पूरा बेकार हो गया, यूजलेस हो गया अपने लिए वो। फिर बोथ ए एंड बी फाइल्ड सूट अगेंस्ट द बोर्ड। नॉर्मली क्या होना चाहिए था? नॉर्मली सिर्फ बी ने करना चाहिए था। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी को लैंड मिल चुका था, एग्जिस्टिंग या करंट ओनर बी है। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि ए कैचमेंट बोर्ड का मेंबर हो, बी अभी बना ना हो। ठीक है, पॉसिबल। एक कैचमेंट बोर्ड तुम समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो ऑर्गेनाइजेशन जो उसको मेंटेन करती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मत दिया कर। ठीक है, सुनो। तो यहां क्या हो रहा है, यहां ए और बी दोनों फाइल कर सकते हैं केस। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों ने लैंड होल्ड किया हुआ है। ठीक है, दोनों ने लैंड होल्ड किया है, बी एग्जिस्टिंग ओनर है, ए प्रीवियस ओनर था। कुछ पैसा ए ने भी भरा होगा कैशमेंट बोर्ड को। ठीक है, वो पैसा भरने के बाद भी वो लैंड फ्लडेड हो गया। पैसा किस लिए भर रहे थे? पैसा किस लिए भर रहे थे? ताकि वो लैंड पे पानी का, नदी का पानी ना आए। ठीक है, इसलिए अपन भर रहे थे पैसा। अब वही चीज हो गई तो वो पैसे भरने का मतलब क्या रह गया? ठीक है, ए भी सू कर सकता है अपने रेलेवेंट अमाउंट के लिए। ए बोल सकता है भैया मैंने भी 10 लाख रुपए भरे थे, मेरा भी पैसा वापस दो। ठीक है, अच्छा, ये यहीं खत्म कर रहे हैं चैप्टर अपन। कर सकता है, यस ही कैन। अच्छा, ये बहुत चिल्लर सी चीज है, सिर्फ सुनना, सिर्फ सुनना। नहीं, वी हैव टाइम, सुनना क्यों, पढ़ना है, टाइम है अपने पास। हाँ हाँ, ले रहा हूँ ना। तो क्या हो गया, ये चैप्टर देखोगे ना मजा आ जाएगा, लिटरली मजा आ जाएगा। कल तो कुछ नया देखेंगे ना, आज ये खत्म कर लेते। आधे घंटे है अपने पास, बकवास मत करो। ठीक है, चलो देखो, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अपन ने देखे थे क्या होता है, अपन ने पार्टनरशिप एक्ट में देखे थे। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि वो बंदे जो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल है। ऐसे कौन कौन से बंदे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल होते हैं? साउंड माइंड वाले बंदे, जिनका दिमाग बराबर चल रहा। मेजर मतलब माइनर नहीं चलते। ठीक है, और जो लॉ से डिस्क्वालिफाइड नहीं होते हैं। ऐसे कौन से बंदे हैं जो लॉ से डिस्क्वालिफाइड होते हैं? जेल में इंसॉल्वेंट पीपल। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट लोग, मतलब जिन लोगों का दिवालिया निकल चुका है। ठीक है, उन लोगों को अपन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं इंक्लूड करते? डिस्क्वालिफाइड वाला लॉ भी है, और अगर लॉजिकली भी सोचो कि भैया जिस बंदे के पास खुद बूटी कौड़ी नहीं है, वो हमको क्या देगा, या उससे हम कॉन्ट्रैक्ट करके क्या ही करेंगे? ठीक है, हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके भी क्या कर लेंगे? ठीक, अच्छा, नहीं, अपन ने एक्सेप्शंस देखे ऊपर। उनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट केस में। सब कुछ उसमें कवर्ड है, उनने इतना वेग रखा है। यस, वो लव एंड अफेक्शन और नेचुरल केयर में चले जाता है वो। ठीक है, अच्छा देखो, पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से माइनर डिस्कस किया। माइनर की एज 18 ही है, 21 मत लिख के आ जाना। 21 दारू पीने की एज है। हाँ, ठीक है, शादी की फॉर अ वुमेन इज 18, फॉर मेन इज 21, राइट। ठीक है, 21,
ये बड़ा पता है तेरे को? हाँ, कसीनो कसीनो। ठीक है, सुनो, माइनर की एज 18 ही है, 21 कहीं मत लिख के आना, कहीं पे भी 21 मत लिख के आना। अच्छा, पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड, इडियट, लूनाटिक, ड्रंकर्ड, फर्क समझाओ। इडियट मतलब 100% फुल टाइम पागल, फुल टाइम पागल। ठीक है, लूनाटिक मतलब कभी कभी पागल, कभी सही रहता कभी पागल रहता। ठीक है, हाँ, निखिल। ड्रंकर्ड, बेवड़ा, वो भी कभी पागल कभी सही। ठीक है, जब पिया तब पागल, जब नहीं पिया तब सही। ये जो अपन बोल रहे हैं ना, बंदे पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन होते हैं? एलियन एनिमी कौन हो गया भाई? हु इज अ एलियन एनिमी? हाँ, एज ऑफ टुडे पाकिस्तान इज एन एनिमी फॉर अस। उसके साथ कोई भी डील या कॉन्ट्रैक्ट अपन करते तो वैलिड नहीं रहती। ठीक है, कल के रोज चल के श्रीलंका से अपना लफड़ा हो गया तो श्रीलंका विल ऑल्सो बी एलियन एनिमी फॉर अस। ठीक है, हाँ, अफगानिस्तान इज ऑल्सो नॉट ऑन गुड टर्म्स विद अस आज की डेट में। अच्छा, इंसॉल्वेंट डिस्कस किया अभी अपन ने। कन्विक्ट, कन्विक्ट कौन होता है? जेल वाले बंदे यार। कन्विक्ट, सर्च करो गूगल में कन्विक्ट कौन होता है। तुम लोगों ने इंग्लिश पिक्चर देखते ही नहीं शायद, ऐसा मेरे को लगता है। प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर मतलब जो गवर्नमेंट के साइड से एक अपॉइंटेड बंदा होता है जो केस लड़ता है। ठीक है, एडवोकेट ही होता है, उसका नाम कुछ अलग दे दिया जाता है। ठीक है, कन्विक्ट ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट मतलब जो बंदा जेल में है, कैदी। कैदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैदी को इंग्लिश में और क्या बोलते हैं? इनमेट्स, प्रिजन मेट, प्रिजनर, कन्विक्ट। कन्विक्ट इज अनदर वर्ड फॉर प्रिजनर। ठीक है, कन्विक्ट, गिल्टी, प्रिजनर सब उसी में आ जाता है, उसके एब्रीविएशंस पढ़ना। अच्छा, कॉर्पोरेशंस और स्टैट्यूटरी कंपनीज, कॉर्पोरेशंस और स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी क्या होता है? वर्ड बताया था मैंने, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस या गवर्नमेंट की कंपनीज होती है। ठीक है, और यस, तो इनको अपन इनकम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हैं। ऐसा क्यों? कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशंस और स्टैट्यूटरी कंपनीज, ये रेलेवेंट स्टैट्यूटरी कंपनीज है, ये सारी की सारी नहीं है। ठीक है, कुछ कंपनीज को नॉर्मल लोगों के साथ अलाउड नहीं रहता है कॉन्ट्रैक्ट करना, उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ही हो सकता है, या तो डिफेंस सेक्टर में या तो कुछ और सेक्टर में। हो सकता है कि वो कंपनीज स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की है गवर्नमेंट के लिए, जैसे डिफेंस की जो भी गन्स बनती है, एमिनेशन जो भी बनता है, वो कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया जाता, वो नॉर्मली गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है। वो नहीं चाहते कि और किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करे वो। ठीक है, जो भी डिफेंस का माल रहता है वो बहुत ही अलग लेवल पे बनता है। अगर तुमको पता होगा तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। हाँ, कैंट एरियाज में बनता नहीं है, बनता वो कुछ जगहों पे ही है, हाँ वहाँ रखते हैं। ठीक है, हर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिटी में तुमको एक कैंट एरिया मिलेगा, हर एवरी, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, इवन कानपुर में भी है। कानपुर हैज अ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज इन कानपुर। लेकिन वो ऑर्डिनेंस मतलब एमिनेशंस जो यूज होते हैं, कपड़े, जो भी आर्मी के कपड़े, मिलिट्री के टेंट्स, मिलिट्री के बूट्स, मिलिट्री के एमिनेशन, आर्म्स, जितनी भी चीजें रहती है सब वहीं मैन्युफैक्चर होती है। ठीक है, वही इतना आइडिया नहीं अभी। तेरे को जाना है क्या अभी? हाँ छोड़ फिर। देखो, माइनर कौन हुआ? ये 21 वाला ही याद मत रखना। ठीक है, तुम 18 ही याद रखना, तुम भूल जाओगे और कंफ्यूज होकर 21 लिख के आ जाओगे। नहीं, काटो मत। गार्डियंस एक्ट के हिसाब से 21 था। ठीक है, व्हेन अ माइनस प्रॉपर्टी हैज पास्ड अंडर द सुपरिटेंडेंट्स कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ये भी अब चलता नहीं है, पुराना हो गया, इसमें भी 21 था। ठीक है, सो 18 ही याद रखो, 21 मत याद रखना। लगे तो उसको अंडरलाइन भी मत करना, सिर्फ ये 18 वाले को गोला मार दो। गार्डियन एक्ट में 21 लिखा है। अच्छा, माइनर की पोजीशन ये अपन देख चुके हैं, फिर भी रीड कर लेते हैं। देखो, पहले माइनर क्या नहीं कर सकता वो देख लेते हैं लाइन से। अ माइनर कैनॉट एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, ये अपन देख चुके हैं।
इफ ही एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट इट इज अ वॉइड एब इनिशियो. वॉइड एब इनिशियो मतलब जब से बना था तब से वो इनवैलिड था. नॉर्मली क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है नॉर्मली? नॉर्मली वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो पहले वैलिड रहता है लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से वो वॉइड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कॉन्सर्ट में जाने का वादा किया था, ठीक है, मेरा गला खराब हो गया, ठीक है, मैं नहीं जा पाया. जब मैंने वादा किया था तब मैं जा सकता था, एट दैट टाइम इट वॉज वैलिड. लेकिन बाद में मेरा गला खराब हो गया, मैं नहीं जा पाया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ. दोनों ने अपने प्रोमिस पूरे नहीं किए. ठीक है. अच्छा, अ माइनर कैनॉट रेटिफाई एनी एक्ट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी. रेटिफाई एनी एक्ट बोले तो रेटिफाई का मतलब क्या बताया था? चेंजेस, अमेंडमेंट, रेक्टिफाई. लिखो वहां पे रेटिफाई का मतलब जो पुराने एक्ट हो चुके हैं, समझ लो मैं पार्टनरशिप में बेनिफिट्स के लिए एडेड था माइनर, मेजॉरिटी होने के बाद, मतलब मैं मेजर होने के बाद मैं पुरानी चीजों को अमेंड करने की कोशिश कर रहा हूं, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 18 साल के बाद ही आपको अकल आई है, ऐसा अज्यूम करते हैं, राइट. 18 साल के पहले कोर्ट अज्यूम करता है कि तुम पागल हो. ठीक है. सो आपके पुराने कोई भी एक्ट्स को बड़े होने के बाद भी आप वो नहीं कर सकते हो. यस, तुम हो, तुमको पता नहीं है अभी. ठीक है. अच्छा, देखो, अ माइनर कैन नॉट बी फोर्स टू रिफंड एनी बेनिफिट्स रिसीव्ड. मैंने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए और मैंने उसको कोई चीज करने के लिए बोली. मैंने उसको बोला कि भाई तू जाके इसको मार के आ. कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है क्योंकि मैंने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन जो मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए ना, वो मैं उससे ले नहीं सकता वापस. मैं फिर से नहीं बता रहा, ठीक है, समझ गया सबको? ठीक है. बेनिफिट मिल गया कॉन्ट्रैक्ट का उसको. सही है. अच्छा, देखो, अ माइनर कैन नॉट बी एडजज्ड इंसॉल्वेंट. माइनर बैंकरप्ट कैसे हो सकता है जब माइनर को कुछ है ही नहीं तो. ठीक है, लाइबिलिटी नहीं है उसकी तो कहां से उसको कर सकते. पॉइंट सुनो, माइनर की लाइबिलिटी ही नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता. अगर उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, वो कोई धंधा ही नहीं कर सकता, तो उसकी लाइबिलिटी कहां से आएगी यार? लॉजिकली सोच के देखो, माइनर की लाइबिलिटी कब आएगी? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जब अपन बोल रहे हैं कि उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉइड है, तो उसकी लाइबिलिटी कहां आती? अभी भी जो एग्जांपल अपन ने देखे 1 लाख वाला, वो 1 लाख तो उसको मिल गए ना, उसकी लाइबिलिटी कहां है? 18 के नीचे तो चलता है, मत दे किसी को भी. ठीक है. अच्छा, अ माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल इवन इफ इन केस ऑफ अ फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज. उसने बोला कि मैं 21 का हूं, सामने वाले ने मान लिया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पता पड़ा कि वो 14 का ही है. ठीक है, हो सकता है, चलो ठीक है 17 का है, तो भी माइनर की लाइबिलिटी नहीं रहेगी. लाइबिलिटी नहीं रहेगी. उसने भले ही एज का कोई भी कुछ भी बताया हो, वो आपका काम था ढूंढना कि उसकी क्या एज है. ठीक है. अच्छा, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, ही कैन ओनली बिकम अ पार्टनर फॉर बेनिफिट्स. ठीक है, वो इसमें पढ़ते हैं अपन बाजू वाले में. अ माइनर कैन नॉट आस्क फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नॉर रूल ऑफ एस्टोपेल अप्लाइज टू हिम. एस्टोपेल क्या था? पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. मतलब माइनर अलग से होके चिल्ला के बोल नहीं सकता कि भैया मैं पार्टनर हूं. ठीक है, बिकॉज माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप. फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप. अब माइनर कैन नॉट be a parent or a guardian are not a parent or a guardian are not liable for the breach of contract by the minor. माइनर ने अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, माइनर अगर कोई भी 18 साल के नीचे का बच्चा कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है और वो उसको ब्रीच कर देता है, ब्रीच करना मतलब तोड़ देता है. ठीक है. सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर माइनर तोड़ता है तो उसकी कोई भी लाइबिलिटी ये नहीं है, ना उसके पेरेंट्स की है, ना पेरेंट्स की, ना गार्डियंस की, ना माइनर की. सब बच गए. मरा कौन? जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था. ठीक है. हाँ, ये चीजें मैंने पहले पढ़ानी चाहिए तुम लोगों को. ठीक है.
1 महीना है भाई, कोशिश कर ले। हाँ करो ना, तुम लोगों की गाड़ी की चाबियां लाओ ना। अच्छा, व्हाट अ माइनर कैन डू। सुनो, माइनर क्या कर सकता है जरा पढ़ो तो, इसमें क्या नहीं समझ रहा मेरे को बताओ। अच्छा दे रहा है, क्या बात है। बस बस बस, पगले रुला मत अब। चलो, अ माइनर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप क्या होती है? अबे सही में दे रहे क्या? छोड़ो छोड़ो, सुनो, अप्रेंटिसशिप क्या होती है, नाम सुना है क्या? एक प्रोग्राम होता है जिसमें समझ लो तुम लोग को कुछ सीखना है, तुम लोगों को क्रिकेट सीखना है, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन अ प्रोग्राम जिसमें तुम लोगों को डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है, ठीक है। नॉर्मली होता है कि कुछ लोगों में टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम एज में उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट होता है। सचिन? नहीं पता, तेंदुलकर? जिसको पता है वो ठीक है, वरना जाने दो। यस, तो जो अंडर 18 खेलते हैं क्रिकेट में, अंडर 14 भी होता है, अगर पता होगा तो। अंडर 14, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, ये 4 लेवल्स होते हैं क्रिकेट में, ठीक है। सो माइनर बंदा वहां पे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस अप्रेंटिसशिप सर्विसेज, ठीक है, एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन दैट आर बेनिफिशियल टू हिम, उसके फायदे की चीजें, ठीक है, उसके फायदों की चीजों में वो बन सकता है, लेकिन उस केसेस में भी उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। हो सकता है आगे चल के अच्छा क्रिकेटर ना बने वो, बाद में चल के कंपनी सू कर रही है उसको कि भाई तेरे पर इतना पैसा खर्चा किया, तूने कुछ भी रिटर्न में नहीं दिया हमको, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो हो गया ना, नहीं मिल रहे तेरे को पैसे, नहीं कोई नहीं दे रहा तेरे को, ठीक है। हाँ ठीक, बराबर। सुनो, अ माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी बन सकता है। बेनिफिशियरी क्यों बन सकता है? क्योंकि सिर्फ बेनिफिट्स का हिस्सा है, ठीक है, लाइबिलिटी अभी भी नहीं आ रही है। हाँ, बेनिफिशियरी बन सकता है, यस। अच्छा, माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, सिर्फ फायदों के लिए, नुकसान के लिए नहीं। अ माइनर कैन बी एन एजेंट एंड बाइंड हिज प्रिंसिपल और गार्डियन एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रिंसिपल। माइनर कोई भी एजेंट बन सकता है, एजेंट मतलब रिप्रेजेंट करना किसी और को, ठीक है। मैं अपने पेरेंट्स को कहीं पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मेरी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं आएगी। लाइबिलिटी, तुम ये गांठ बांध लो, मेक इट अ थंब रूल, कि माइनर की लाइबिलिटी नहीं हो सकती कोई भी केस में, कुछ भी हो जाए। बंदा अगर 18 के नीचे है ना, चलता है, ठीक है। हाँ, मर्डर वगैरह के केस में और इलीगल चीजों में तुमको सजा होगी, भले कम होगी लेकिन होगी, उसमें भी कम होगी। नॉर्मली अगर 10 साल की रहती है तो तुमको सिर्फ 2 या 1 साल में निपट जाओगे, ठीक है। अच्छा, ये देखो, माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी। माइनर माइनॉरिटी का आड़ ले सकता है, मतलब एक, क्या बोलते हैं यार उसको, नहीं यार, माइनर माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी का मतलब है कि वो एक शील्ड ले सकता है कि हाँ भैया मैं तो माइनर हूं, मैं तो बच्चा हूं, मेरे को कुछ नहीं समझता, ठीक है, वो ये बोल सकता है। अच्छा, माइनर कैन बी हेल्ड लायबल इन टॉर्ट। व्हाट इज अ टॉर्ट? टॉर्ट क्या होता है? इसके ऊपर पूरा 100 मार्क का पेपर आता है। हाँ, सीए में नहीं है, लॉ में है, मैंने पढ़ा है, ठीक है। हाँ, इन सीए ओनली वन वर्ड इज अलाउड, या तो तुम एडवोकेट लिख लो या तो तुम सीए लिख लो, दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, नहीं, नॉट अलाउड, ठीक है। नहीं, आई के नॉट प्रैक्टिस लॉ। अगर मेरे को लॉ प्रैक्टिस करनी है तो मेरे को सीए की डिग्री सरेंडर करनी पड़ेगी, सीओपी सरेंडर करनी पड़ेगी। डिग्री नहीं, प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सरेंडर करना पड़ेगा। मैं दोनों हूं ना, मैं लॉयर भी हूं और सीए भी हूं। आई हैव टू सरेंडर वन ऑफ द अदर थिंग। या तो मेरे को लॉ की सनद सरेंडर करनी पड़ेगी, वो भी लॉ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। नहीं, मैंने उस सनद को सरेंडर किया है। एलएलबी में सनद होती है, जैसे नॉर्मली सीए में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, वो एलएलबी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, वो मैंने सरेंडर किया हुआ है।
क्योंकि सीए इन प्रैक्टिस इज अ बेटर थिंग, एडवोकेट का वो नहीं, दम नहीं। अच्छा, टॉर्ट क्या होता है? साला पॉइंट से भटका देते हो। टॉर्ट क्या होता है? व्हाट इज अ टॉर्ट? सिविल रॉन्ग डूइंग, मतलब आप कोई भी चीज सड़कों पे भी गलत करते हो ना, जो सिग्नल वगैरह तोड़ते हो, वो सब टॉर्ट में आ जाता। सिग्नल तोड़ा, किसी को मार दिया, थप्पड़ ही मार दिया किसी को, ठीक है, वो सब सिविल रॉन्ग डूइंग में आता है। ठीक है, हाँ, बट यू कैन बी हेल्ड लायबल फॉर दिस। दिस इज सिविल रॉन्ग डूइंग। आप माइनर होके अगर फोर व्हीलर चला रहे हो तो इट इज अ सिविल रॉन्ग डूइंग, आपके ऊपर केस हो सकता है। आपको फाइन क्यों भरना पड़ता है? आप माइनर होके गाड़ी चलाते हो तो आप तो बोल सकते हो मैं तो बच्चा हूं, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। अनलॉफुल है, सिविल रॉन्ग डूइंग में आता है वो। ठीक है, अच्छा, अ माइनर कैन, a minor see minor's estate is liable for supply of the necessaries। अगर माइनर को कोई प्रॉपर्टी अलॉटेड है, माँ बाप मर गए समझ लो, ठीक है, माइनर के पास कुछ प्रॉपर्टीज है, अब उसके पास प्रॉपर्टी तो है लेकिन खाने पीने के पैसे नहीं है, तो प्रॉपर्टी बेच के या कुछ हिस्सा बेच के या कुछ चीजें बेच के उसका मेंटेनेंस किया जा सकता है। ठीक है, गार्डियन, ठीक है, गार्डियन, सुपरवाइजर या जिसको भी उनने अपॉइंट किया होगा कोर्ट ने। ठीक है, नहीं। अच्छा, माइनर कैन बिकम अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी ओनली फॉर फुल्ली पेड अप शेयर्स। शेयर होल्डर बन सकता है लेकिन इक्विटी का नहीं। ठीक है, इक्विटी में लाइबिलिटी आती है, वो भी। अच्छा, हाँ, यस, करेक्ट, माय मिस्टेक। जो जो मैं बात कर रहा था वो उसके लिए पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ की। ठीक है, माइनर कैन बिकम शेयर होल्डर क्योंकि एक बार आपने पूरे पैसे दे दिए। 10 रुपए का अगर शेयर है, मैंने एक बार 10 रुपए दे दिए, उसके बाद मेरी लाइबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। अपन ने कंपनीज में डिस्कस किए थे कि अगर अपन ने एक बार फुल्ली पेड अप शेयर्स दे दिए, अगर मैं 10 रुपए में 7 रुपए दे रहा हूं तो मेरी लाइबिलिटी कितनी बच रही? 3 रुपए की। लेकिन अगर मैं 10 में से 10 दे रहा हूं तो मेरी लाइबिलिटी है क्या कुछ? मेरे को कुछ पेमेंट करना है क्या कंपनी को? नहीं। ऑब्वियसली अब कंपनी को कुछ पेमेंट नहीं करना है अगर मेरे को, तो माइनर के ऊपर भी कोई लाइबिलिटी नहीं आ सकती। वो अभी है, पहले इट वॉज अलाउड, तो वो पुराना लिखा हुआ है वो। ठीक है, तुमको यही लिखना है। ठीक है, सुनो, नहीं खुल सकता, इसलिए तो अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने बोला है पुराना है। ठीक है, सुनो, अ माइनर कैन बिकम अ मेंबर इन द ट्रेड यूनियन, एटलीस्ट 15 साल की एज होनी चाहिए। ट्रेड यूनियन का एक ही रहती है, व्हाट इज अ ट्रेड यूनियन? एसोसिएशन ऑफ पीपल रहती है। नॉर्मली तुमने सुना होगा कि वर्कर की एक यूनियन होती है, जो सुबह स्वीपर्स होते हैं जो सड़क साफ करते हैं, और इन सब की एक यूनियन होती है। ऑटो वालों की यूनियन होती है, ट्रांसपोर्ट की यूनियन होती है, ट्रक वालों की यूनियन होती है। ठीक है, सो इन सब का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन 15 साल के ऊपर की एज होने को होना माइनर की। ठीक है, इसमें नॉर्मली कोई लाइबिलिटी नहीं रहती, आप यूनियन का हिस्सा हो तो आपको बेनिफिट ही मिलता है, आपको कोई लाइबिलिटी नहीं आती। यूनियन के साथ रहने का मतलब ये रहता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। अब ऑटो वालों की यूनियन है तो एक ऑटो वाले को प्रॉब्लम हो रही है तो सब लोग आके खड़े हो जाते हैं। बीच में हुआ था ना, ओला और उबर आ गए थे जब, तो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे ये लोग नहीं जा पा रहे थे, ओला और उबर को उनने जाने से मना कर दिया था ऑटो वालों ने, क्योंकि ऑटो वालों का धंधा खत्म हो रहा था। ठीक है, हाँ, तो ट्रेड यूनियन वालों ने ये सब किया था। ठीक है, उनके लिए अलग स्टेशन है अब। मैं रेलवे स्टेशन बहुत समय से गया नहीं हूँ। अच्छा, अच्छा, नहीं नहीं, वो एप्लीकेशन में सेव होता है। अच्छा, ये उन चीज़ों के एग्जाम्पल है, ये देखो, हर लाइन के बाद में लिखा है सी एग्जाम्पल नंबर 109, सी एग्जाम्पल नंबर 203, 5, 1, 6। ठीक है, ये उन्हीं चीज़ों के एग्जाम्पल है जो अपन ने अभी अभी डिस्कस किए। क्या? चलो, मैंने इसलिए बोला था बहुत चिल्लर सी चीज़ है। अच्छा सुनो, ये पढ़ लेते जब तक ये। अरे ये वही है जो पढ़े अभी अपन ने, ये देखो, अनसाउंडनेस क्या होती? इडियट, पूरे टाइम पागल, कभी उससे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो पागल ही रहेगा। ठीक है, वो कभी होश में आता ही नहीं।
अभी कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। लूनेसी और इंसैनिटी सेम ही होती है, कभी कभी पागल है कभी कभी सही है, लेकिन ये तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि भैया जिस समय हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय वो सही था। ये तुम्हारा काम है प्रूव करना, ठीक है। अच्छा, ड्रंकर्ड और इंटॉक्सिकेटेड का मतलब भी सेम होता है, दारू पिया हुआ आदमी। अच्छा, ये एक एक चीज बता देता हूँ लूनेसी में, ये देखो लास्ट लाइन देखो बोल्ड में लिखी है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू ड्यूरिंग लूसिड इंटरवल्स। लूसिड इंटरवल्स मतलब जिस समय वो सही था, जिस समय उसका दिमाग चल रहा था बराबर, ठीक है। अच्छा, डेलीरियस पर्सन मतलब डेलीरियस बंदा वो होता है जिसको फीवर, हाई फीवर होता है। पहले ना डेंगू और इन सब चीज़ों की वजह से बहुत हाई फीवर दिमाग में चढ़ जाता था। बोलते नहीं थे अपन, दिमाग में इसको गर्म हो गया, दिमाग में फीवर आ गया, फीवर दिमाग में चढ़ रहा है। तो जब आपका फीवर दिमाग में चढ़ता है ना, तो आपका सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये फैक्ट है, ऐसा होता है। तो डेंगू का फीवर इज़ वेरी डेंजरस। कभी भी डेंगू होता है तो नॉर्मली सबसे पहले आपका फीवर कम किया जाता है, उसके बाद आपकी कमजोरी और वो सबको ठीक किया जाता है। सबसे पहले फीवर कम किया जाता है, क्योंकि फीवर एक बार आपके दिमाग में चला गया तो आपका दिमाग फिर सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है फॉर एवर, हमेशा के लिए। पढ़ा नहीं है, आई नो दिस बिकॉज बहुत सारी चीज, मतलब मेरे को भी एक बार डेंगू हो चुका है, मेरे को पता है। मेरी आदत है कि मैं हर चीज को खोदता हूँ, ठीक है। अच्छा, हिप्नोटाइज पर्सन होता है, मतलब मैं तो नहीं मानता लेकिन होता है। हिप्नोटिज्म इज अ रियल थिंग। आप किसी को भी, कुछ लोग होते हैं जो लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, उनके पास वो होती है चीज, उनने सीखा होता है, ठीक है। नहीं, इन्फ्लुएंस इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलाउड है, वो अलाउड है। इन्फ्लुएंसिंग इज अ डिफरेंट थिंग। हिप्नोटाइजिंग इज कि भैया तुम मेरे इशारों पे नाच रहे हो, ठीक है। सुनो, मेंटल डीके भी बता देता हूँ। मेंटल डीके मतलब एक ओल्ड एज के बाद में आके आदमी का दिमाग थोड़ा सा आउट हो जाता है, ये सबको पता है। 80, 90, 100, 110, ये नॉर्मली एक रेंज होती है जब आदमी का दिमाग धीरे धीरे थोड़ा सा डीके होना शुरू होता है। डीके मतलब खराब होना। कोई भी चीज डिकम्पोज होती है, वैसे ही एक बॉडी की भी एक एज होती है। आप उसके बाद जाते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, ठीक। सो आप अगर कोई ओल्ड एज आदमी के साथ जिसको कुछ समझता नहीं है और ये प्रूव हो जाता है कि भैया उसको एक्चुअल में कुछ नहीं समझता, तो इट इज नॉट अलाउड कि आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ही इज कंसिडर्ड एज अनसाउंड माइंड। अच्छा, हिप्नोटाइज तो अपन देख चुके हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ अपन कल देखेंगे। ये एक बार बस रीड कर लेना घर पे, और कुछ नहीं। कल तो अपन देखेंगे। टुमारो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन। कल 10 बजे क्लास है ऑफलाइन।